हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो आपकी प्रश्न बैंक में अध्याय 6 है, पाठ का नाम है वैश्वीकरण, उसके प्रश्न हल करेंगे। तो वैश्वीकरण में बहुत वैसे ज्यादा नहीं है कि इस ईयर में ये हुआ वो हुआ। पूरा जो है आपका विश्लेषणात्मक है, वो पूरा मतलब आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो दिया है आपकी पहले इकाई पर चर्चा कर लेते हैं कि इससे अपने को कितने नंबर मिल रहे हैं। तो इससे हमें 8 अंक मिलेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 अंक होंगे, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ के, और एक जो है 4 नंबर वाला प्रश्न आएगा, है ना। वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके 2 अंक वाला आएगा 1 और 4 अंक वाला आएगा 1। इस प्रकार से 2 और 1 3 और 4, है ना। तो ये आपको नंबर मिलेंगे। कुल प्रश्न 2 आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपकी इकाई का विभाजन है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें दिया है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो सत्य असत्य वाले दिए हैं, है ना। तो पूछा है पहला कि वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है, क्या बट जाता है ना। तो हम सब जानते हैं कि वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व 1 ग्राम के रूप में हो जाता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ हम लिखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है पहला वो है वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है। तो नहीं, इसमें तो संपूर्ण विश्व 1 हो जाता है। ठीक, तो ये असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, असत्य। ठीक, रॉन्ग है ये। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सत्य सत्य ही है और उसमें पूछा है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। क्या इससे आर्थिक समानता पैदा होती है? नहीं, ये भी नहीं होता, क्योंकि वैश्वीकरण में तो ये अवसर होता है कि कोई भी अपने उसके आधार पर उन्नति कर सकता है। संपूर्ण विश्व 1 ग्राम में है तो कोई भी कहीं की भी कोई कंपनी आकर किसी भी देश में अपना व्यापार कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां काम करती हैं, तो छोटे छोटे जो लोग हैं वो उनके छोटे मोटे व्यापार जो है ठप हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और इससे आर्थिक समानता को जन्म तो नहीं मिलता। तो ये कौन सा रहेगा, ये भी असत्य है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हम देखेंगे, वो है वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। मैंने कहा कि ये विश्लेषणात्मक है सारे, यानी आपको सोचना पड़ेगा, इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, सीधा हाँ या ना में जवाब हम नहीं दे सकते। तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण से पूंजीवाद तो बढ़ता है, क्योंकि एक जगह की पूंजी कहीं भी जाकर, पूंजी का प्रवाह होता है, लोगों का प्रवाह होता है, विचारों का प्रवाह होता है ना, इसमें वैश्वीकरण में। तो पूंजी के प्रवाह से कोई भी कहीं भी किसी भी देश का व्यक्ति जो उद्योगपति है वो किसी भी देश में अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर सकता है और उस पूंजी से और अधिक पैसा बना सकता है। तो ये सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कोई ऐसा नहीं कि वहां की शासकीय कंपनियां हो। तो स्वाभाविक है पूंजीवाद को बढ़ावा तो मिलेगा ही। तो ये कैसा है, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सत्य है ना, यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब आ गए हम 2 नंबर के प्रश्न पर। 5 और 6 जो है वो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और 2 नंबर का प्रश्न हमें पता है कितना लिखना होता है, 2 अंक का है। वैश्वीकरण के उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। 2 कारण लिखिए जो वैश्वीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ठीक, तो पहला जो है, सबसे पहला है, यहाँ हम लिखेंगे वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी 2 कारण निम्नलिखित हैं। तो पहला कौन सा है, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है
लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव। ठीक है, अब ये क्या है थोड़ा सा हम समझ लें। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से किसी भी देश की कोई वस्तु है और किसी भी दूर दराज के किसी देश के एक गांव में यदि मंगाना चाहें तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम सर्च करते हैं ये चीज कहाँ मिलेगी, और अगर वो अवेलेबल है तो हम उसको क्लिक करते हैं और ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है। लोग एक दूसरे के विचारों से कैसे, इसमें विचारों का प्रभाव होता है, लोगों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है ना। तो लोग विचारों से कैसे प्रभावित हुए, कहीं कोई थिंकर है कहीं का, हमने उसको पढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। पहले पुस्तकें तो बहुत कम अवेलेबल थी, लेकिन अब एक छोटा सा मोबाइल जो है वो सभी के हाथ में है, और उसमें अब तो भाषा की भी कोई बाध्यता नहीं रही कि इंग्लिश में ही, वो हिंदी में भी बहुत सारा कंटेंट्स, कहीं भी कुछ भी चीज आप अपनी लैंग्वेज डालेंगे, लोकल लैंग्वेज भी डालेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है नेट पर। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो इसके लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण है। आज जो वैश्वीकरण का इतना विश्वव्यापी हम असर देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण सूचना प्रौद्योगिकी है। दूसरा जो कारण लिखा है कि लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव, यानी अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये यहाँ का है वो वहां का है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आपने सुना होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉरेनर फ्रेंड्स होते हैं, है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार से महसूस करते हैं जैसे वो उनके बिल्कुल खास बचपन के मित्र हैं, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो ये विश्वव्यापी जुड़ाव जो है वो भी वैश्वीकरण के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 तो हो गया। प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा है कि भारत, इसमें पूछा है कि वैश्वीकरण में कौन सा देश दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर है वैश्वीकरण में जापान दूसरे स्थान पर एवं फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। तो ये क्या है, रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है कि वैश्वीकरण में कौन सा देश। तो सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड जापान है, थर्ड जो है आपका वो फिनलैंड है। इस प्रकार से टॉप 5 देशों की उन्होंने सूची जारी की थी, जिसमें इसका जापान का दूसरा और फिनलैंड का तीसरा स्थान। अगला एक और प्रश्न है, ये 2 नंबर वाला है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि भारत और चीन को प्रोटोकॉल से क्यों छूट दी गई। भारत और चीन को प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई। तो उसका कारण ये है कि जब ये प्रोटोकॉल संधि लागू हुई थी उससे पहले जो औद्योगिकरण हुआ है उसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत और चीन का कोई योगदान नहीं था, या नाम मात्र का था, 0.00 कुछ ऐसे था। तो इसलिए उनको इन बाध्यताओं से दूर रखा गया था। तो इसका आंसर हम इसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि संधि से पूर्व औद्योगिकरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में
देशों का कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। ठीक है, तो चूंकि इनका ग्रीन हाउस, ये संधि क्यों हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल, कि जिन लोगों ने क्या जिम्मेदारियां तय की गई थी कि जिन विकसित कंट्रीज ने, जिनकी वजह से और जिनके औद्योगिकरण की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा निकली, तो जहां जितना ज्यादा उत्सर्जन किया उनकी जिम्मेदारी ही उतनी ज्यादा थी। तो इन देशों में चीन और भारत या विकासशील अन्य राष्ट्रों का इस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं था उस समय तक। हालांकि बाद में चीन ने बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया इस संधि के बाद, लेकिन तब उसको उसमें छूट मिली थी। तो इस कारण से चीन और भारत को प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्रदान की गई थी। तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। आगे के वीडियो में हम इसके, और अब जो इसमें आएगा वो 4 नंबर वाला, चूंकि 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न इस अध्याय से नहीं आएंगे, तो हम आगे 4 नंबर वाले प्रश्न जो है वो हल करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।